हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं इकोनॉमिक्स के आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसका नाम है जो हमारा यूनिट है 3 मुद्रा और बैंकिंग। इसमें मुद्रा से मतलब मनी चैप्टर से और बैंकिंग चैप्टर से और कुछ इन्वेस्टमेंट के भी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट बनाया गया है इस तरह से। तो आइए आज हमारा इस चैप्टर इस थर्ड यूनिट में पहला ही क्वेश्चन है, जिसका नंबरिंग 394। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप करते हैं तो बुक के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्वेश्चंस आया हो वो भी सारे इसमें मिक्सअप है। तो इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक बाय वन वीडियो देखते रहे। और आइए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसका नंबरिंग है 394। आइए पहला क्वेश्चन है, चलिए तो आज पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 394 का 394 नंबर क्वेश्चन। समग्र पूर्ति के निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं? समग्र पूर्ति मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई के निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं? ऑप्शन नंबर ए उपभोग, ऑप्शन नंबर बी बचत, ऑप्शन नंबर सी दोनों ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो समग्र पूर्ति माने एग्रीगेट सप्लाई एस मतलब कि यहाँ एक ग्रीन कलर ले लेते हैं, जरा अच्छा रहता है ग्रीन कलर। एस देखें, यहाँ एस बराबर होता है एस बराबर होता है सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहां आंसर हो जाएगा सी प्लस आई। तो समग्र पूर्ति, यहां समग्र पूर्ति उपभोग और बचत, तो यहां सी आंसर सही होगा। सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। एक खुली अर्थव्यवस्था में, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र या कुल मांग के निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं? ऑप्शन नंबर ए निजी उपभोग व्यय, ऑप्शन नंबर बी निजी निवेश व्यय, ऑप्शन नंबर सी सरकारी व्यय प्लस निजी उपभोग व्यय, ऑप्शन नंबर डी निजी उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। तो कह रहा है कि एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र या कुल मांग के निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं? तो यहां आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यही होता है, फॉर्मूला ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, कुल मांग व्यक्त करती है संभावित कुल प्राप्तियां, ऑप्शन नंबर बी संभावित कुल व्यय, ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम प्राप्तियां, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा बी संभावित कुल व्यय को कुल मांग व्यक्त करती है। संभावित कुल व्यय को कुल मांग प्रभावित करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, उपभोग फलनात्मक संबंध है। उपभोग फलनात्मक संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आय एवं बचत का, ऑप्शन नंबर बी कीमत एवं उपभोग का, ऑप्शन नंबर सी आय एवं उपभोग का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कह रहा है उपभोग फलनात्मक है आय एवं उपभोग का। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ है। उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ है, ऑप्शन ए कहता है उपभोक्ता का उत्कृष्ट उपभोग की ओर झुकाव होना, ऑप्शन बी कहता है आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग तथा आय का अनुमान, ऑप्शन सी कहता है आय का स्तर जिस पर उपभोग व्यय आय के बराबर हो, ऑप्शन डी कहता है आय की अतिरिक्त दर जो उपभोग पर व्यय की जाएगी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी आय के उपभोग विभिन्न स्तरों पर उपभोग तथा आय का अनुमान। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर है। औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर है एबीसी, औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर है सी अपन के वाई। औसत एबीसी बराबर होता है औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है, सी अपन में वाई होता है। ये फॉर्मूला ही है। चले अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर है, अब सारे ऑप्शंस को पढ़ लेंगे तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई के। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई के बराबर है। अगला क्वेश्चन, यदि एमपीसी इज इक्वल टू 0.5 हो तो आय में 100 रुपए की वृद्धि होने पर उपभोग व्यय होगा। यहाँ आंसर हो जाएगा 50 रुपए का उपभोग व्यय होगा। अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है
अगला क्वेश्चन कह रहा है बचत प्रवृत्ति का अर्थ है, बचत प्रवृत्ति का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय का अनुपात, ऑप्शन बी कह रहा है आय का स्तर जिस पर बचत आय के बराबर हो, ऑप्शन सी कह रहा है आय की अतिरिक्त दर जिसकी बचत दी जाएगी, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय का अनुपात। अगला क्वेश्चन कह रहा है औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस बराबर है, औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस बराबर है किसके बराबर है, तो एपीएस का फॉर्मूला ही होता है सेविंग अपॉन औसत, या तो हम सेव करते हैं इनकम का वो भाग जो हम सेव करते हैं उसी को एपीएस कहा जाता है। इनकम का वो भाग, वाई का मतलब इनकम होता है और एस का मतलब सेविंग होता है, इनकम का वो भाग जो हम सेव करते हैं उसको एपीएस कहा जाता है। ओके चलिए, तो सीमांत बचत माने सीमांत बचत को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी जब आता है तो डेल्टा उसमें लग जाता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ की 404 का बी इज द करेक्ट आंसर। वहां एपीएस माने एवरेज जब एस अपॉन वाई होता है, एमपीएस बराबर डेल्टा उसमें आ जाता है। अगर शॉर्टकट बात करें तो थोड़ा सा, क्योंकि एमपीएस बराबर होता ही है जो चेंज होता है इनकम में चेंज होता है तो सेविंग में भी चेंज होगा। जैसे पहले आप 300 रुपये कमा रहे थे तो अब 400 रुपये कमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके सेविंग में भी अंतर आएगा। तो यहाँ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इज द करेक्ट। यहाँ देखें क्वेश्चन फिर उसी तरह रिपीट किया है, यदि एमपीएस बराबर 0.6 हो तो आय में 100 रुपये की वृद्धि होने पर बचत क्या होगी, बचत क्या होगी। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ 5 था तो 100 रुपये की वृद्धि होने पर बचत था 50 रुपये, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा 60 रुपये हो जाएगा, क्योंकि वहां 5 था तो यहाँ 6 हो गया तो 60 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एमपीसी इज इक्वल टू 40% है तो एमपीएस होगी, एमपीसी बराबर 40% है तो एमपीएस होगी, एमपीसी बराबर 40% है तो एमपीएस होगी, कितना हो जाएगी एमपीएस, तो 60% हो जाएगा। 406 का बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 407 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 माइनस एमपीसी प्लस एमपीएस 1 माइनस एमपीएस बराबर एपीएस उपरोक्त सभी, यानी कि यहाँ पे सारे ही आंसर सही है, सारे ही आंसर सही है, क्योंकि पहला ही जो है एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 और उसी को क्या किया गया है, और यहाँ 1 रख के एमपीएस को उधर कर दिया गया है तो फॉर्मूला बन गया है यहाँ एपीएस, यहाँ एपीएस बराबर 1 माइनस एमपीएस हो जाएगा। चल तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1, एपीसी बराबर 1 माइनस एपीसी, यहाँ भी क्या हो जाएगा 408 का डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। 4 का 8 का भी, क्योंकि इसी फॉर्मूले से ए वाले फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले बना दिए गए हैं, बी वाला भी और सी वाला भी फॉर्मूला बन गया है, इसलिए उपरोक्त सभी बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करके ये ऑप्शन ए जो है इसी से ये बी और सी का फॉर्मूला बना दिया गया है जो कि सही है, इसलिए डी आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है लाभ की आशा से प्रेरित होकर क्या निवेश कहलाता है, लाभ की आशा से प्रेरित होकर क्या निवेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध निवेश, ऑप्शन नंबर बी प्रेरित निवेश, ऑप्शन नंबर सी स्वचालित निवेश, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक निवेश। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी प्रेरित निवेश, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रेरित निवेश लाभ की आशा से करते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। चलो अगला क्वेश्चन, जो निवेश आय या रोजगार के स्तर से स्वतंत्र होता है वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए स्वचालित निवेश, ऑप्शन नंबर बी शुद्ध निवेश, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक निवेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए स्वचालित निवेश इज द करेक्ट आंसर। अगला देखें, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, किसने प्रतिपादन किया था। चाहे पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो जेवीसी ने दिया था। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड ये स्टेटमेंट किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था, तो जेवीसी ने किया था। किसने किया था, तो जेवीसी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो ये पूर्ति स्वयं
मांग सृजन करता है, यह स्टेटमेंट गलत बताया भी था जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स मतलब जे.एम. किन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट इन मनी नामक पुस्तक जॉन मेनार्ड किन्स ने लिखा था। चलिए तो अगला क्वेश्चन है एपीसी प्लस एपीएस बराबर होता है 1। ये ध्यान रखेंगे, एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1, ऊपर फॉर्मूला देखा था, उसी क्वेश्चन को बना दिया गया है एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर भी 1 होता है, देखें थे ऊपर वाला क्वेश्चन पहले। अगला क्वेश्चन है 414 नंबर, प्रभावपूर्ण मांग समग्र कुल मांग का वह स्तर है जिस पर वह समग्र कुल पूर्ति ऑप्शन नंबर ए से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर सी से कम होती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा के बराबर होती है, मतलब एडी बराबर एएस, ऐसे ये हो गया डिमांड का, ये हो गया सप्लाई का। तो जहां एक दूसरे के बराबर होती है उसी को प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रभावपूर्ण मांग। तो ये के बराबर होती है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, उपभोग व्यय निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उपभोग व्यय निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए उपभोग प्रवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय पर, ऑप्शन नंबर सी दोनों ए एंड सी, और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। उपभोग व्यय किस पर निर्भर करता है? तो उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है और राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूंजी की सीमांत कुशलता निम्नलिखित में से किन तत्वों पर निर्भर करता है? पूंजी की सीमांत कुशलता निम्नलिखित में से किन तत्वों पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुमानित आय, ऑप्शन नंबर बी निवेश की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी पूर्ति कीमत, ऑप्शन नंबर डी दोनों ए एंड सी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ए एंड सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंज के अनुसार रोजगार निर्भर करता है किन पर? केंज के अनुसार रोजगार निर्भर करता है किन पर? ऑप्शन नंबर ए मांग एवं पूर्ति पर, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ पूर्ति पर, ऑप्शन नंबर सी प्रभावपूर्ण मांग पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो केंज के अनुसार रोजगार निर्भर करता है किन पर? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका प्रभावपूर्ण मांग पर, एग्रीगेट डिमांड पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुल मांग किस पर निर्भर करती है? कुल मांग किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए उपभोग पर, ऑप्शन नंबर बी निवेश पर, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों पर, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए एंड सी दोनों, उपभोग पर भी और निवेश पर भी कुल मांग निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कठोर मुद्रा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जिसके क्रय विक्रय में परेशानी हो, ऑप्शन नंबर बी डॉलर, ऑप्शन नंबर सी आसानी से स्वीकार हो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है कठोर मुद्रा किसे कहते हैं? कठोर मुद्रा किसे कहते हैं? जिसे क्रय विक्रय में परेशानी हो उसी को कठोर मुद्रा कहते हैं, क्रय विक्रय में परेशानी हो। अगला क्वेश्चन, जिससे क्रय विक्रय आसानी से ना किया जा सके। चले तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौद्रिक नीति को निम्न में कौन संचालित करता है? मौद्रिक नीति को निम्न में कौन संचालित करता है? मौद्रिक नीति को निम्नलिखित में कौन संचालित करता है? तो व्यावसायिक बैंक, एसबीआई, आरबीआई इनमें से कोई नहीं। तो मौद्रिक नीति को आरबीआई संचालित करता है। कौन संचालित करता है? आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी इंग्लिश में बोले तो मॉनेटरी पॉलिसी को कौन ऑपरेट करता है? तो आरबीआई ऑपरेट करता है। मुद्रा का मूल्य क्या है? मुद्रा का मूल्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मुद्रा वह वजन है, मुद्रा का वजन, मुद्रा का मूल्य क्या है? मुद्रा का वजन, मुद्रा की लंबाई, मुद्रा की क्रय शक्ति, ऑप्शन डी मुद्रा की बचत। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर है मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा का मूल्य क्या है? जो मुद्रा खरीदने में कोई काम करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बेहतर होगा। नहीं ये सही था। चले तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है देखेंगे 422 नंबर, मुद्रा का कौन सा महत्वपूर्ण है? मुद्रा का कौन सा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर बी है मूल्य संचय, ऑप्शन नंबर सी है मूल्य का माप, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो मुद्रा का कौन सा महत्व है? तो विनिमय का माध्यम भी होता है, मूल्य संचय भी होता है, मूल्य का माप भी होता है, उपरोक्त सभी इज द आंसर। उपरोक्त सभी होगा आंसर। चले अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के मूल्य को कैसे मापा जाता है? मुद्रा के मूल्य को कैसे मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कीमत परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर बी है सूचकांक परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर डी है मांग में वृद्धि से, ऑप्शन नंबर डी है लाभ में वृद्धि से। तो मुद्रा के मूल्य को मापा जाता है सूचकांक परिवर्तन से। किससे मापा जाता है जी? सूचकांक परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन आ जाइए,
मुद्रा के मूल्य का कीमतों से क्या संबंध होता है? मुद्रा के मूल्य का कीमतों से क्या संबंध होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी विपरीत, ऑप्शन नंबर सी स्थिर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां हो जाएगा आंसर विपरीत संबंध होता है। मुद्रा के मूल्य का कीमतों से क्या संबंध होता है? तो विपरीत होता है। अगला, मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखने के लिए सरकार को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वस्तुओं की पूर्ति नियमित, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दोनों ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोनों को ही, मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण करना पड़ेगा और वस्तु की पूर्ति नियमित करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? थॉमस ने, काल्बर ने, हार्टले विदर्स ने, किन्स ने। तो किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? यह स्टेटमेंट है, ये कथन है हार्टले विदर्स का। तो 426 का सी इज द करेक्ट आंसर। हार्टले विदर्स कहते हैं ये बात। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR घटता है। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR घटता है, जब CRR घटता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा के रूप में कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक है? मुद्रा के रूप में कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए स्वीकृति, सही बात है। मूल्य में स्थिरता, सही बात है। और टिकाऊपन, पहचान। तो कह रहे हैं मुद्रा के रूप में कार्य करने से पहले निम्नलिखित में कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए स्वीकृति होना आवश्यक है। सामने वाले को पैसा दे रहे हैं, चाहे कोई सामान खरीद रहे हैं, वो उसको स्वीकार ही नहीं है जो दे रहे हैं, तो कैसे होगा? तो अगला क्वेश्चन है, देखें, सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वीकृति होनी चाहिए। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्न में कौन से लाभ है? वस्तु विनिमय प्रणाली के माने बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है बार्टर सिस्टम के निम्न में कौन से लाभ है? ऑप्शन नंबर ए सरल प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी आपसी सहयोग में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक असमानताएं नहीं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्न में कौन से लाभ है? ऑप्शन नंबर ए सरल प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी आपसी सहयोग में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक असमानताएं नहीं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न में कौन सी कठिनाइयां हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न में कौन सी कठिनाई है? तो दोहरे संयोग का अभाव कठिनाई है, वस्तु विभाजन की कठिनाइयां ये भी कठिनाई है, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव ये भी कठिनाई है, उपयुक्त सभी। तो यानी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारी कठिनाइयां होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। दोहरे संयोग का अभाव होता था, वस्तु विभाजन में कठिनाई होती थी, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव होता था। अगला क्वेश्चन देखें, मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा। तो यही आंसर हो जाएगा, मुद्रा विकास का क्रम सही है। 431 का बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि पत्र मुद्रा के बाद शाख मुद्रा, ये बी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है? कह रहा है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर बी मूल्य का मापक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी मूल्य का संचय। तो कह रहा है मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के गौण कार्य, गौण माने सेकेंडरी वर्क होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है। मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है? निम्न में किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्थगित भुगतान की मांग, ऑप्शन नंबर बी मूल्य का संचय, ऑप्शन नंबर सी मूल्य का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ कह रहा है मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत इनमें किसे शामिल किया जाता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी उपयुक्त सभी। मूल्य का संचय भी होता है, स्थगित भुगतान की मांग भी होता है, मूल्य का हस्तांतरण, ये सब क्या होता है? मुद्रा का सेकेंडरी फंक्शन है, मतलब कि गौण कार्य में सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान का चक्कर लगाते हैं? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान का चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए किन्स, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्टसन, ऑप्शन नंबर सी मार्शल, ऑप्शन नंबर डी सैमुअलसन। तो किसने कहा था? तो यहाँ आ गया आंसर, मार्शल ने कहा था
की मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान का चक्कर लगाते हैं। मार्शल ने यह स्टेटमेंट दिया था, समस्त अर्थ विज्ञान का चक्कर लगाते हैं। यह स्टेटमेंट किसका था? मार्शल का। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? चलन मुद्रा, शाख मुद्रा, सिक्के, उपयुक्त सभी। तो केंद्रीय बैंक द्वारा केवल सिक्का तो करता नहीं है, तो केंद्रीय बैंक चलन मुद्रा जारी करता है। कौन सा मुद्रा जारी करता है? तो चलन मुद्रा, क्योंकि सिक्का तो भारत सरकार जारी करती है, तो इसलिए उपयुक्त सभी नहीं होगा, सिक्का नहीं होगा, तो चलन मुद्रा ही होता है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा का कौन सा महत्वपूर्ण है? मुद्रा का कौन सा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर बी मूल्य संचय, ऑप्शन नंबर सी मूल्य माप, उपयुक्त सभी। तो मुद्रा का कौन सा महत्वपूर्ण है? तो उपयुक्त सभी इज द करेक्ट, उपयुक्त सभी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा के मूल्य को कैसे मापा जाता है? मुद्रा के मूल्य को कैसे मापा जाता है? तो यहाँ क्वेश्चन है, मुद्रा के मूल्य को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कीमत परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर बी सूचकांक परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर सी मांग में वृद्धि से, ऑप्शन नंबर बी लाभ में वृद्धि से। तो ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी हम लोगों ने देखा था, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया इस वजह से कि कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मुद्रा के मूल्य को कैसे मापा जाता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन इसलिए कि यहाँ 435 के बाद 36 होना चाहिए था, 436 होना चाहिए था, तो यह नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इस वजह से यहाँ थोड़ा सा वीडियो को रोका गया था। आगे देखें, 436 नंबर कर रहा है कि मुद्रा का कौन सा महत्वपूर्ण है? तो यहाँ उपयुक्त सभी हो गया। अगला क्वेश्चन है 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, ये 37 नंबर क्वेश्चन है, 437 नंबर कि मुद्रा के मूल्य को कैसे मापा जाता है? मुद्रा के मूल्य को कैसे मापा जाता है? एक्चुअली ये उधर वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है थोड़ा सा। सूचकांक के परिवर्तन से आंसर हो जाएगा। मुद्रा के मूल्य का कीमतों से क्या संबंध होता है? चलिए, तो यही तक इस वीडियो को रखते हैं। आगे इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा नंबरिंग में गड़बड़ी हो गया है। इस वीडियो को अगले वीडियो में फिर से कंटिन्यू करते हैं, तो बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ। वीडियो आपके पास फटाफट जाते रहेगा, क्योंकि कुछ नंबरिंग का प्रॉब्लम हो गया है, इस वजह से यहाँ पे कुछ ट्रबल हो सकता है। तो बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।